तो हम पढ़ रहे थे स्कैटर सिस्टम, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सियल स्कैटर सिस्टम के बारे में। तो एक्सियल स्कैटर सिस्टम के कितने 4 पार्ट थे हमने डिस्कस किया था। एक्सियल स्कैटर सिस्टम, एक्सियल, तो इसकी 4 पार्ट थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था स्कल, दूसरा जो एक्सियल का भाग है वो स्टर्नम, स्कल, स्टर्नम, तीसरा जो पार्ट है वो है रिब्स, और चौथा जो है वो है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें हमने स्कल कंप्लीट किया था। स्कल के बाद फिर तो अगेन इसकी 4 पार्ट है। स्कल के कितने पार्ट है इसके? 4 पार्ट है। पहला कौन सा है? क्रेनियम, cranium, and second face, cranium, face, and then ear ossicle, and लास्ट में फाइनल में पढ़ा था हायोइड बोन। ये इसकी 4 पार्ट थे, जिसमें हमने क्रेनियम में पढ़ा था कितनी बोन थी? 8 बोन थी। फेस पे कितनी थी? 14 बोन थी। ईयर ऑसिकल में 6 बॉन, 3 + 3, और हायर बॉन 1 होती है। तो टोटल कुल मिला के 29 बोन्स कहाँ होती है? स्कल में होती है। और स्टर्नम कितनी होती है? 1 होती है। रिब्स 24 होती है, और वर्टिब्रल कॉलम में होती है 26। तो कुल मिला के कितनी होगी? 80 बॉन। तो 80 बॉन्स कहाँ पर होती है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। और अपेंडिकुलर की बात करें उसमें कितनी होती है? 126, जिसमें 4 लिम्ब, हेल लिम्ब, क्लियर, और पेक्टोरल गिडल एंड पेल्विक गिडल वो उसमें आते हैं। अग्रपाद, पश्चपाद, अंशमेखला, श्रोणिमेखला। एक्सियल में 4 भाग है: खोपड़ी, स्टर्नम यानी कि उरोस्थी, रिब्स, पसलिया, और वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड। ये कुल 4 भाग है इसमें, जिसमें कुल मिलाकर 80 हड्डियाँ आती हैं। जिसमें से हमने स्कल, खोपड़ी को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कुल मिलाकर 29 बोन्स होती है। इसमें क्रेनियम में 8 होती है, ये फ्रंटल होती है जो 1 होती है, इसका पैराइटल डबल होती है, ऑक्सीपिटल उसके पीछे होती है, स्फिनोइड और एथिमोइड, और 2 साइडों में टेम्पोरल। कुल मिलाकर कितनी? 8 होती है, जो कि मेम्ब्रेनस होती है। कैसी होती है? मेम्ब्रेनस होती है। और मेम्ब्रेनस होती है, और उनके बीच का जो जॉइंट होता है वो मेम्ब्रेनस जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है, अगतिशील होता है, मूवमेंट नहीं होता उस जॉइंट में। फेस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी? 14 बोन होती है, जिसमें हमने सबके बारे में पढ़ा था। ईयर ऑसिकल में 6 बोन होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, 3 इस कान में, 3 इस कान में, इन दोनों कानों में मिलाकर कितनी होती है? 6 होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। एंड देन हायर बोन केवल 1 बोन होती है, और स्कल की एकमात्र बोन, स्कल की एकमात्र अस्थि जो दूसरी किसी बोन के साथ जोड़ी नहीं होती है, यानी कि जॉइंट नहीं बनाती है, स्वतंत्र रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ फैरिंग्स, लैरिंग्स और टंग उसके द्वारा लिगामेंट से जुड़ी रहती है। इसके अलावा ये किसी दूसरी बोन के साथ कंबाइन नहीं होती है, दूसरी बोन के साथ जुड़ती नहीं है। तो लास्ट क्लास में इसका कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, चलिए। चलिए शुरू करते हैं स्टर्नम से। इसका सेकंड पार्ट स्टर्नम। स्टर्नम की बात करें तो हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन भी बोलते हैं, क्योंकि कहाँ होती है? चेस्ट पर होती है, तो इसको चेस्ट बोन भी बोलते हैं। चेस्ट बोन। सेकंड का स्टर्नम की बात करें तो इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। पॉजिशन की बात करें तो मिड वेंट्रल सरफेस पे होती है, मिड वेंट्रल सरफेस पे, मिड वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पर बीचों बीच में होती है। मिड वेंट्रल, ये बॉडी की वेंट्रल सरफेस है,
ठीक है। पीठ वाली डॉर्सल होती है, साइड वाली लैटरल होती है, या एंटेरियर होती है हेड वाली, और जो सॉल होती है वो होती है पोस्टीरियर। तो स्टर्नम कहाँ होती है? वेंट्रल सरफेस पे, और वो भी कहाँ पर? बीचों बीच में। ये जो 15 सेंटीमीटर जो लंबी होती है वो होती है स्टर्नम होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उरोस्थी। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? उरोस्थी। उरोस्थी कहते हैं। तो चेस्ट बोन भी कहते हैं, 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और मिड वेंट्रल सरफेस पे होती है। समझ पा रहे हो? मिड वेंट्रल सरफेस पर होती है। क्लियर आंसर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमने स्ट्रक्चर बनाया इसका, क्या आंसर लिखना है इसका स्ट्रक्चर? तो ये स्टर्नम होती है, 15 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ होती है। तो इसके आप देखो 3 भाग है इसकी स्ट्रक्चर में। ये भाग जो होता है उसको बोलते हैं मैनोवियम या प्रोस्टर्नम, ये होता है मेसोस्टर्नम, और ये होता है सिफोइड प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टर्नम। प्रोस्टर्नम। ये वाला जो भाग है उसको बोलते हैं बॉडी, या फिर मेसोस्टर्नम। मेसोस्टर्नम। और सबसे एंड वाला ये जो भाग होता है उसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ये भाग कौन सा है? जिफॉइड। तो स्टर्नम के 3 पार्ट हैं, प्रोस्टर्नम, मेसोस्टर्नम, जिफॉइड। ये जो आपको खांच दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्लैविकुलर खांच। क्लैविकुलर नोच बोलते हैं इसको हम। और इस क्लैविकुलर जो नोच होती है वहाँ पर कौन सी बॉन कंबाइन होती है? इस क्लैविकुलर नोच से कौन सी? क्लैविकल जो होती है, क्लैविकल, वो आकर उससे जुड़ती है। कौन सी बॉन? क्लैविकल बॉन जो आकर उससे जुड़ती है। जो कंधे की, ये जो कंधा होता है उसकी जो पेक्टोरल गिडल की जो क्लैविकल बॉन होती है वो आकर उससे जुड़ती है स्टर्नम से। तो इसको हम बोलते हैं क्लैविकुलर नोच। इसके बाद ये जो रिब्स होती है, तो सॉरी ये जो स्टर्नम है उस पर रिब्स आकर जुड़ती है। स्टर्नम से कौन जुड़ेगी? रिब्स जुड़ेगी। जो पसलियाँ होती है वो पृष्ठ वेंट्रल पार्ट पर किससे जुड़ती है? स्टर्नम से जुड़ती है। और पीछे की ओर किससे जुड़ती है? वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रिब कैविटी से। और क्या बनाती है? रिब केज बनाती है। क्या बनाती है? रिब केज बनाती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो भाग है जिसको हम प्रोस्टर्नम कहते हैं, वहाँ पर बात करें एक तो रिब्स आकर जुड़ती है, इसका फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स है। यहाँ पर कौन जुड़ता है? फर्स्ट पेयर रिब्स है, और साथ में सेकंड पेयर रिब्स है का अपर पार्ट है। तो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स यहाँ पर कनेक्ट होती है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। और यहाँ पर बात करें तो सेकंड पेयर ऑफ रिब्स, यहाँ पर कौन सी जुड़ती है? सेकंड पेयर ऑफ रिब्स। इसके बाद 3, 4, 5 और 6, यानी कि ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसके बाद यहाँ पर जुड़ता है 7th पेयर ऑफ रिब्स, 7th पेयर ऑफ रिब्स। तो देखिए स्टर्नम में जो प्रोस्टर्नम वाला भाग है, प्रोस्टर्नम वाला भाग, वहां पर पहला जो भाग है रिब्स का वो कौन सा? प्रोस्टर्नम। प्रोस्टर्नम। तो प्रोस्टर्नम की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या जुड़ता है? एक तो क्लैविकल जुड़ती है, क्लैविकल, उससे क्लैविकल बॉन जो होती है वो जॉइंट बनाती है। इसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ता है? फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, पूरी फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स यहाँ पर जुड़ती है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। इसका फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेगा? अपर पार्ट ऑफ सेकंड पेयर ऑफ रिब्स। सेकंड पेयर जो रिब्स है उसका अपर पार्ट जुड़ रहा है, लोअर पार्ट तो कहाँ पर जुड़ रहा है? मेसोस्टर्नम से,
यहाँ पर क्या लिखा, अपर पार्ट ऑफ सेकंड पेयर रिब्स, वो यहाँ पर गलत होता है। इसके बाद दूसरा बात करें बॉडी या मेसोस्टर्नम, सेकंड पार्ट कौन सा है इसका, बॉडी, या फिर इसको हम बोलते हैं मेसोस्टर्नम। बॉडी या मेसोस्टर्नम, तो बॉडी या मेसोस्टर्नम की बात करें, ये बॉडी वाला भाग है जहाँ पर कौन सी जुड़ रही है, लोअर पार्ट ऑफ सेकंड पेयर रिब्स और 3, 4, 5, 6 पेयर रिब्स एंड अपर पार्ट ऑफ सेवंथ पेयर रिब्स। सातवीं जोड़ी जो पसल है उसका ऊपरी भाग जुड़ रहा है और दूसरी जो पसल है उसका निचला भाग जुड़ रहा है और तीसरी से लगाकर छठे तक पूरी रिब्स जुड़ रही है। यहाँ पर हम बात करें मिडल मेसोस्टर्नम की, यहाँ पर क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ सेकंड पेयर रिब्स, लोअर पार्ट ऑफ सेकंड पेयर रिब्स, वो यहाँ पर जुड़ रही है। सेकंड पेयर रिब्स का लोअर पार्ट जुड़ रहा है। इसके अलावा 3, 4, 5 और 6 पेयर ऑफ रिब्स, 3 to 6 पेयर ऑफ रिब्स वो यहाँ पर जुड़ रही है। इसके अलावा कौन जुड़ रहा है, सेवंथ पेयर रिब्स का अपर पार्ट ऑफ सेवंथ पेयर रिब्स, अपर पार्ट ऑफ सेवंथ पेयर रिब्स। क्लियर, तो सेवंथ पेयर रिब्स का उसका अपर पार्ट जुड़ रहा है, ये वाला। अब तीसरा जो भाग है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़िफॉइड प्रोसेस। तीसरा पार्ट ये रहा, ज़िफॉइड प्रोसेस, ज़िफॉइड। अब उसमें कौन सा जुड़ रहा है, सेवंथ पेयर रिब्स का लोअर पार्ट ऑफ सेवंथ पेयर रिब्स, सेवंथ पेयर रिब्स। क्लियर, तो ये है स्टर्नम। तो देखिए स्टर्नम छोटा सा टॉपिक है, उरोस्थ्य स्टर्नम, जिसको चेस्ट बोन में बोलते हैं अपन। 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है, बॉडी के मिड वेंट्रल सरफेस पे होती है, यानी कि मिड यानी कि बीच में, वेंट्रल सरफेस के बीचों बीच में होती है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, मिड वेंट्रल सरफेस पे। स्टर्नम की स्ट्रक्चर देखिए आप, इसके 3 भाग है। पहला भाग कौन सा है, प्रोस्टर्नम, जिसको मैनोब्रियम भी बोलते हैं। प्रोस्टर्नम को अपन क्या बोलते हैं, मैनोब्रियम भी बोलते हैं, मैनोब्रियम। प्रोस्टर्नम इट आल्सो कॉल्ड एज मैनोब्रियम, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोस्टर्नम, ये वाला बॉडी पार्ट है, और ये ज़िफॉइड प्रोसेस। प्रोस्टर्नम की बात करें तो उसमें क्या क्या जुड़ रहा है, एक तो क्लैविकल आकर जुड़ रही है, इस प्रोस्टर्नम में क्लैविकल, दोनों क्लैविकल, ये वाली बॉल दोनों क्लैविकल आकर जुड़ रही है, और साथ में सेकंड पेयर ऑफ रिब्स है, तो दूसरी जोड़ी पसली है। पहली जोड़ी पसली तो पूरी जुड़ रही है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स है, पसली का जो पहला जोड़ा है वो जुड़ रहा है, और दूसरी पसली का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, दूसरी पसली का ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि सेकंड पेयर ऑफ रिब्स का नीचे वाला पार्ट तो किससे जुड़ रहा है, बॉडी या मेसोस्टर्नम से, ठीक है। अब बॉडी की बात करें तो उसमें सेकंड पेयर ऑफ रिब्स का कौन सा, लोअर पार्ट जुड़ रहा है, लोअर पार्ट ऑफ सेकंड पेयर ऑफ रिब्स। दूसरी जोड़ी जो पसली उसका लोअर पार्ट जुड़ रहा है, और साथ में कौन सा, 3, 4, 5 और 6 पेयर ऑफ रिब्स, यानी कि कौन कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की और छठे नंबर की जो पसलियाँ है वो सीधी जुड़ रही है उससे, वो पूरी जुड़ रही है। और सातवें नंबर की जो पसलियाँ है, सातवें नंबर की जो पसलियाँ है उसका ऊपरी भाग जुड़ रहा है, क्योंकि उसका निचला भाग तो किससे जुड़ रहा है, ज़िफॉइड से। समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा, प्रोस्टर्नम में क्या होता है, कौन कौन, एक तो पहली जोड़ी पसली वो जुड़ रही है, और दूसरी जोड़ी पसली का ऊपरी भाग जुड़ रहा है। बॉडी में दूसरी जोड़ी पसली का निचला भाग, और तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जोड़ी पसली, और सातवीं जोड़ी जो पसली उसका ऊपरी भाग, और ज़िफॉइड में सातवीं जोड़ी पसली का निचला भाग जुड़ता है। यानी कि स्टर्नम में कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी जो पसलियाँ होती है वो आकर जुड़ती है। क्लियर, तो ये तो हो गया स्टर्नम, जो कितनी होती है संख्या में, सिर्फ एक ही होती है स्टर्नम। नंबर की बात करें तो एक ही होती है, ओनली वन, ठीक है। तो ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट है स्टर्नम। पहला तो कौन सा था, स्कल,
एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अपन लिख देते हैं यहाँ पर एक्सियल, अपन एक्सियल स्केलेटल पढ़ रहे हैं। और एक्सियल स्केलेटल के कौन से भाग है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्कल। पहला भाग कौन सा है? स्कल, जिसमें कितनी बोन है? 29 बोन होती है, ठीक है। दूसरा जो इसका भाग है वो कौन सा है? पहला भाग स्कल, इसको ए कर देते हैं, ए स्कल। बी जो इसका भाग है वो कौन सा है? जो हमने अभी पढ़ा स्टर्नम, इसको बी कर देते हैं। बी पार्ट है स्टर्नम, स्टर्नम जो हमने पढ़ लिया। और सी वाला जो पार्ट है वो है रिब्स। और डी की बात करें तो वो है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड। यहाँ पर हम बात करें स्टर्नम की तो संख्या में कितनी होती है? ओनली 1 होती है। रिब्स की बात करें तो नंबर में कितनी होती है? 24। और पैर में बोले तो 12 पैर। वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड में कितनी होती है? 26। इसमें एडल्ट में, चाइल्ड की बात करें तो 33, एम्ब्रियो में 33। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया स्टर्नम। अब बात कर लेते हैं अपन रिब्स के बारे में। इसका सी पार्ट अपन देख लेते हैं, रिब्स। अब रिब्स की बात करें तो मनुष्य में रिब्स कितनी होती है? 12 पैर। पैर बात में कितनी होती है? 12 पैर। और नंबर में कितनी होती है? 24। 12 पैर यानी कितने हुए? 24 होती है। 12 पैर 24। इसके बाद रैबिट की बात करें, रैबिट में अगर इसकी बात करें तो रैबिट में ये होती है 13 पैर, यानी कि कितनी होगी? 26 होती है। 13 पैर रैबिट में होती है। अब रिब्स की बात करिए, एक फ्लैट बोन है। कैसी होती है? फ्लैट बोन, एक चपटी अस्थि है, फ्लैट बोन होती है। कैसी है? फ्लैट बोन। ये रिब्स होती है वो। और रिब्स जो होती है वो ध्यान देना, रिब्स जो होती है वो वेंट्रल सरफेस पर किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से। वेंट्रल सरफेस पे किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से। और जो डॉर्सल सरफेस पे, पीठ वाले सतह पर, वो किससे जुड़ रही है? रीढ़ की हड्डी से। तो वेंट्रल सरफेस पे वो किससे जुड़ती है? समझ लो, स्टर्नम से, उरोस्थि से। और डॉर्सल सरफेस पे वो किससे जुड़ रही है? डॉर्सल सरफेस पे किससे जुड़ रही है? वो रीढ़ की हड्डी से, कशेरुकदंड से। तो उन सब से जुड़कर वो क्या बनाती है? रिब केज, वक्षीय पिंजरा बनाती है, जिसमें वो क्या करता है? जिसमें वो सेफ रहता है। समझ पा रहे बात को मेरी? तो रिब्स की बात करें 12 पैर होती है, यानी कि 24 होती है। रैबिट में 13 पैर यानी कि कितनी होती है? 26 होती है। फ्लैट बोन होती है जो कि वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम से जुड़ रही है। और डॉर्सल सरफेस पे किससे जुड़ रही है? वर्टिब्रल कॉलम यानी ग्रीन की हड्डी से। और क्या बना रहे हैं? रिब केज, वक्षीय पिंजरा बना रही है, जिसमें कि लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं, लंग्स सुरक्षित रहते हैं। क्लियर? देखिए, अगर आपको एक छोटा दिख रहा है तो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए, आपको बड़े अक्षर दिखाई देंगे, साफ दिखाई देगा। क्लियर? तो ये जो होती है वो रिब्स की बात करें तो ये डॉर्सल सरफेस पे, कहाँ पर? डॉर्सल सरफेस पे यानी कि पृष्ठ भाग पर। डॉर्सल सरफेस यानी कौन से? पृष्ठ भाग पर। डॉर्सल सरफेस पे किससे जुड़ती है? डॉर्सल सरफेस कौन सी? पीठ वाली। तो डॉर्सल सरफेस पे किससे जुड़ रही है? वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सल सरफेस पे। और ये वेंट्रल सरफेस पे किससे जुड़ रही है? अगर हम बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे किससे कनेक्ट होती है? वेंट्रल सरफेस ये रहा, तो वेंट्रल सरफेस पे किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से। वेंट्रल सरफेस पे किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से। और फिर स्टर्नम, और फिर क्या बना रही है? रिब केज बना रही है। क्या बनाती है? रिब केज, रिब केज बनाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्षीय पिंजरा। क्या बोलते हैं? वक्षीय पिंजरा, रिब केज।
थोरेसिक केज है ना, थोरेसिक केज जो होता है यानी कि पसलियों का पिंजरा, वक्षीय पिंजरा वो बनाती है। और उस वक्षीय पिंजरे में क्या होते हैं, लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं, जो फेफड़े होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। तो रिब्स की बात करें 12 पैर होती है, 24 होती है, रैबिट में 13 पैर होती है और फ्लैट बोन होती है। और डॉर्सल सरफेस पे किससे जुड़ रही है वो, डॉर्सल सरफेस पे किससे, डॉर्सल यानी कि पीठ वाला पृष्ठ भाग, पृष्ठ सतह, वेंट्रल यानी कि अधर सतह, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस पे किससे जुड़ रही है, वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि पृष्ठ सतह पर किससे जुड़ रही है वो, रीढ़ की हड्डी से। और अधर भाग पर किससे जुड़ती है वो, स्टर्नम यानी कि उरुस्थि से। और क्या बना रही है, थोरेसिक केज, वक्षीय पिंजरा बनाती है, एक वक्षीय पिंजरा, ठीक है, इस प्रकार से देखिए। तो ये तो रीढ़ की हड्डी होगी और ये स्टर्नम, उन दोनों से जुड़ रही है, क्या बना रही है, थोरेसिक केज, वक्षीय पिंजरा बनाती है जिसमें लंग्स सुरक्षित रहती है। समझ पा रहे हैं वहां से, चलिए आगे। तो अगर यहाँ पर रिब्स की बात करें तो रिब्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अपन। रिब्स की स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो रिब्स के स्ट्रक्चर के दो भाग होते हैं। ये रिब्स की स्ट्रक्चर होगी, इसके दो भाग होते हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला पूरा भाग है, उसको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल एंड, वर्टिब्रल एंड, वर्टिब्रल एंड। क्योंकि ये वाला भाग जो वो किससे जुड़ेगा, वर्टिब्रल कॉलम से, कशेर के दंड से जुड़ेगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, उसको वर्टिब्रल एंड बोला। अब इसके दो पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे वाला उसको हम बोलते हैं हेड, ये पीछे वाला भाग उसको बोलेंगे नेक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आगे वाला उसको हम क्या बोलते हैं, हेड, ये होता है हेड। ये वाला जो भाग है बीच वाला भाग वो हो गया उसकी नेक, गर्दन हो गया। और ये वाला भाग उसको ट्यूबरकल बोलते हैं, जो कि किससे, वर्टिब्रल कॉलम से उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसमें फिट हो जाता है, ताकि उसमें फिट होकर जॉइंट बना लेता है। उसको पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम के स्ट्रक्चर में अपन। तो ये जो होता है वो होता है अपर हेड, अपर हेड होता है ये। और ये वाला जो भाग है वो है लोअर हेड, नीचे वाला है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे कनेक्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम से। पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, तो वहां पर जाकर ये पसंद आगे स्टर्नम से जुड़ती है, वहां से राउंड होकर पीछे किससे जुड़ती है, रीढ़ की हड्डी से, वर्टिब्रल कॉलम से। तो वहां पर वो दोनों वर्टिब्रे के बीच में जॉइंट होती है, क्लियर। और ये बीच वाला जो भाग होता है वो होता है बॉडी। और ये आगे वाला ये जो भाग है वो होता है इसका स्टर्नल एंड, स्टर्नल एंड होता है, ये उसका स्टर्नल एंड होता है, जो कहाँ पर जुड़ेगा, स्टर्नम से जुड़ता है, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी, उसका शरीर। तो रिब्स की स्ट्रक्चर के तीन पार्ट हैं, एक तो होता है वर्टिब्रल एंड, दूसरा बॉडी और तीसरा स्टर्नल एंड। वर्टिब्रल एंड किससे कनेक्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम से। स्टर्नल एंड किससे जुड़ेगा, स्टर्नम से जुड़ता है। और बॉडी इसके बीच में रहता है, समझ लो। तो ये हो गया अपना रीढ़ की हड्डी, आगे स्टर्नम होगी, तो इस प्रकार से पसलियाँ उससे जुड़ी रहेगी, ठीक है। यहाँ से अब हम रिब्स को अगर देखिए, रिब्स की अगर बात करें तो देखिए ध्यान देना, रिब्स जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है ट्रू रिब्स और दूसरी होती है फॉल्स रिब्स। कितने टाइप की होती है, टू टाइप की होती है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखो ये तो हो गया बॉडी का डॉर्सल सरफेस, यानी कि मैं यहाँ पर बनाऊंगा वर्टिकल कॉलम, ये क्या है उसका डॉर्सल सरफेस, यानी कि पृष्ठ सतह, ये होगी डॉर्सल सरफेस, ठीक है। अब डॉर्सल सरफेस है, इट मीन कि यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, ये पीठ वाला भाग। तो वहां पर क्या होगा, रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं कशेरुक दंड, तो ये वर्टिकल कॉलम। और यहाँ पर आगे जो होती है वो होती है
स्टर्नम। तो ये जो सरफेस है वो कौन सी है? वेंट्रल सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस पर क्या होगा? स्टर्नम होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टर्नम है और ये जो स्ट्रक्चर है वो कशेरुक दंड है। तो पर्सन क्या है? रिब्स की बात करें तो 2 टाइप की होती है, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती है वो 7th पेयर ऑफ रिब्स जो होती है वो ट्रू रिब्स होती है। कितनी? 7th पेयर ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स होती है। तो रिब्स के बाद रिब्स 2 पार्ट में कर सकते हैं आप। देखिए रिब्स हम इसको कर लेते हैं 2 पार्ट में डिवाइड। रिब्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड। एक तो कौन से थे? ट्रू रिब्स, वास्तविक पसंद, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, और दूसरी जो है वो फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती है वो होती है 7th पेयर, यानी कि 7 जोड़ी, 7th पेयर। तो 7th पेयर रिब्स होती है, ट्रू रिब्स होती है। बची कितनी? 5th पेयर, तो वो कैसी होती है? फॉल्स रिब्स। 5th पेयर ऑफ रिब्स, तो 5th पेयर ऑफ रिब्स कैसी होती है? फॉल्स रिब्स होती है। 7th पेयर रिब्स कैसी होती है? ट्रू रिब्स होती है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर समझते डायग्राम में कि ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं और फॉल्स रिब्स किसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल अगर बात करें जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके थोरेसिक पार्ट में होती है, यानी कि T1 से शुरू होती है। कहाँ पर? T1 से शुरू होती है। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12। T का मतलब होता है थोरेसिक। तो वर्टिब्रल कॉलम के कितने? वर्टिब्रल कॉलम के 4 रीजन है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, क्वाड्रल, 5 रीजन है। तो उसमें से जो रिब्स होती है वो कौन से रीजन में होती है? थोरेसिक रीजन में। समझ पा रहे हो? सर्वाइकल जो अपन पढ़ेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम में, तो वर्टिब्रल कॉलम जो 10 में कौन कौन सी होती है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, क्वाड्रल। सर्वाइकल कितनी होती है? 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रम 1 होती है, क्वाड्रल 1 होती है। ठीक है ना? तो उसमें से यहाँ पर रिब्स कहाँ पर होती है? थोरेसिक रीजन में, क्योंकि सर्वाइकल मतलब गर्दन, गर्दन वाले भाग में कितनी होती है? 7 हड्डियाँ होती है। थोरेसिक यानी कि ये वाला भाग पूरा, तो वहाँ पर कितनी? 12 पेयर ऑफ रिब्स थोरेसिक रीजन में जुड़ती है। समझ पा रहे हो? 12 पेयर ऑफ रिब्स, ये T हो गया। अब इसमें ध्यान देना जो 7 पेयर रिब्स है, यानी कि T1 से लाकर T7 तक, 7th पेयर ऑफ रिब्स की बात करें तो देखिए ये T1 हो गया, ये T2 हो गई, ये T3, ये T4 एंड T5 एंड देन T6 एंड देन T7। ठीक है? तो 7th पेयर ऑफ रिब्स है स्टार्टिंग की, उसको आप देख रहे हैं कि वो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से सीधी जुड़ी हुई है। तो ये 7th पेयर ऑफ रिब्स है, T1 से लाकर T7 तक, ये 7th पेयर ऑफ रिब्स है। मैं आप लिख रहा हूँ 7th पेयर ऑफ रिब्स, 7th पेयर ऑफ रिब्स, 7th पेयर ऑफ रिब्स, 7th पेयर ऑफ रिब्स। बेटा कहाँ से कहाँ तक है? T1 से लाकर T7 तक। कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है? T1 to T7, यानी कि थोरेसिक। T1 का मतलब क्या होता है? थोरेसिक। ये थोरेसिक हड्डियों के नाम है। ठीक है? अगर रीढ़ की हड्डी की बात करें तो 7 हड्डी कहाँ पर है? गर्दन में, उनको सर्वाइकल बोलते हैं। 12 हड्डी कहाँ पर होती है? धड़ वाले भाग में, जिसको थोरेसिक बोलते हैं। कमर वाले भाग में कितनी होती है? लंबर 5 होती है। फिर लास्ट नीचे वाले भाग में सैक्रल 1 और क्वाड्रल 1 होती है। तो उनके रीजन के बेसिस पर, उनके रीजन के बेसिस पर उन कशेरुकाओं का, उन वर्टिब्रा का नाम रख दिया है। तो यहाँ पर कौन सी वर्टिब्रा? T1 से लगाकर कहाँ तक? T7 तक। T1 जो वर्टिब्रा है वहां से T7 वर्टिब्रा तक जो मसलियाँ जुड़ रही है उनको अपन ने क्या बोला? ट्रू रिब्स। क्यों ट्रू रिब्स बोला? ये जो 7th पेयर ऑफ रिब्स है T1 से T2, उनको अपन क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स।
और उनको ट्रू रिब्स बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि वो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, स्टर्नम से सीधी जुड़ी हुई है। समझ लो ना, ट्रू रिब्स को अगर हम बात करें तो स्टर्नम से सीधी जुड़ी हुई है, स्टर्नम से सीधी जुड़ी, डायरेक्ट स्टर्नम से वो कनेक्ट है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो 8, 9 और 10 ये 3 पेयर ऑफ रिब्स, ये जो 5 पेयर ऑफ रिब्स है 8 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, यानी कि 8th पेयर ऑफ रिब्स से लेकर 12th पेयर ऑफ रिब्स, ये जो है उनको अपन बोलते हैं फाल्स रिब्स। इनसे जुड़ने वाली जो रिब्स होती है वो कौन सी होती है? फाल्स रिब्स। अब उसमें से फाल्स रिब्स के फिर 2 पार्ट, कौन से ध्यान देना? 8 9 और 10 ये तीनों रिब्स होती हैं, 8 9 और ये 10, 8 9 एंड 10 ये तीनों जो होती है वो स्टर्नम से जुड़ती हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ती है। वो किसके द्वारा जुड़ती है? कार्टिलेज के द्वारा जुड़ती है। ये जो स्ट्रक्चर है वो है कार्टिलेज, कार्टिलेज। तो 3 पेयर ऑफ रिब्स जो है, 3 पेयर ऑफ रिब्स जो है 8 9 और 10, यानी ये तीनों रिब्स, ये 3 पेयर ऑफ रिब्स है वो स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ी है। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको बोलते हैं वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। तो ये जो 3 पेयर ऑफ रिब्स हैं ये तीनों, उनको अपन क्या बोलेंगे? वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। इसको ऐसे कर लेते हैं लिखने में। और ये जो 3 पेयर ऑफ रिब्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उनको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। कॉन्ड्रल रिब्स। तो वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स कितनी होती है? 3 पेयर ऑफ रिब्स, 3 पेयर ऑफ रिब्स। पशुओं की जो 3 जोड़ियां होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। अब लास्ट बची 2, ये 2 जो होती है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। लास्ट की जो 2 रिब्स होती है वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है, वो फ्री स्वतंत्र रहती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लोएटिंग रिब्स। ये दोनों मतलब की फ्लोएटिंग रिब्स, फ्लोएटिंग रिब्स, इनको अपन क्या बोलते हैं? फ्लोएटिंग रिब्स। तो फ्लोएटिंग रिब्स कितनी होती है? 2 पेयर ऑफ रिब्स, 2 पेयर ऑफ रिब्स, वो कैसी होती है? फ्लोएटिंग रिब्स होती है। 2 पेयर ऑफ रिब्स कितनी है? फ्लोएटिंग रिब्स। तो फाल्स रिब्स को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर फाल्स रिब्स की बात करें इसको हम कितने अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। और दूसरी कौन सी है? फ्लोएटिंग रिब्स, फ्लोएटिंग रिब्स। तो वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स की बात करें तो ये कितनी होती है? कितनी? 3 पेयर ऑफ रिब्स, 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर रिब्स। जो 3 पेयर रिब्स होती है ये वाली 3 पेयर ऑफ रिब्स कौन सी है? वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। अब फ्लोएटिंग रिब्स की बात करें तो फ्लोएटिंग रिब्स कितनी होती है? 2 पेयर ऑफ रिब्स, 2 पेयर रिब्स। अब 2 पेयर रिब्स जो होती है वो कौन सी होती है? फ्लोएटिंग रिब्स, जो कि स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है। तो देखिए समझिए ध्यान, बहुत ईजी है। जो स्टार्टिंग की 7 जो पसलियाँ है वो तो स्टर्नम से सीधी जुड़ रही है, जिनको हमने बोल दिया ट्रू रिब्स। बाकी 3 जोड़ी पसलियाँ हैं, ये तीनों हैं वो स्टर्नम से सीधी नहीं जुड़ रही है, वो स्टर्नम से कार्टिलेज के द्वारा जुड़ती है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला? फाल्स रिब्स। और उनको हमने बोला वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। और जो 2 जोड़ी पसलियाँ वो स्टर्नम से नहीं जुड़ती है उनको बोलते हैं फ्लोएटिंग रिब्स। तो ये 5 जोड़ी जो है उनको हमने क्या बोला? फाल्स रिब्स। 7 जोड़ी तो ट्रू रिब्स होगी और ये 5 जोड़ी फाल्स रिब्स है। फाल्स रिब्स 2 पार्ट कर दिए फिर हमने। 3 तो कार्टिलेज से स्टर्नम द्वारा, कार्टिलेज द्वारा स्टर्नम से जुड़ी हुई है, जिनको हमने बोला वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। और 2 जो होती है वो कैसी होती है? फ्लोएटिंग रिब्स।
यानी कि वो क्या होती है, मुक्त रूप से तैरने वाली होती है, वो स्टर्नम से जुड़ती नहीं है। समझ में आई बात? तो ये था अपना रिब्स सी पार्ट। अब बात करेंगे अपन वर्टिब्रल कॉलम की डी पार्ट। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ईजी है। हम एक्सेल स्केलेटल पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 80। नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 80, जिसके 4 पार्ट है। कौन कौन से? देखिए स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। स्कल को हमने कल पढ़ लिया था, उसके फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। स्कल को हमने क्रेनियम, फेस, ईयर, ऑसिकल और हेड बोन, ठीक है। अब पहला आपने स्कल, दूसरा कौन सा स्टर्नम, जिसको हम रूस्टी कहते हैं हिंदी में। चेस्ट बोन है, चेस्ट पर होती है, 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, मिड वेंट्रल सरफेस पे। पोजीशन कहाँ पर होती है, वेंट्रल सरफेस के बीचों बीच में, तो मिड वेंट्रल पर होती है, ठीक है। ओनली वन होती है और इसकी स्ट्रक्चर में 3 पार्ट है। ये कौन सा है, प्रोस्टर्नम, ये मीजोस्टर्नम और ये फोर्थ पोर्शन। प्रोस्टर्नम की बात करें तो पहली जोड़ी पसली आकर जुड़ती है और क्लैविकल जुड़ती है, और दूसरी जोड़ी पसली का ऊपर भाग आकर जुड़ता है। और बॉडी में दूसरी जोड़ी पसली का निचला भाग, और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पसली आकर जुड़ती है, और सातवीं पसली का ऊपरी भाग आकर जुड़ता है, और रिफोल्ड में सातवीं जोड़ी पसली का निचला भाग आकर जुड़ता है। क्लियर? ये हो गया अपना स्टर्नम। क्लियर? अब बात करते हैं अपन रिब्स की। रिब्स कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 होती है। खरगोश में 13 जोड़ी 26 होती है, और फ्लैट बोन है। कैसी है, फ्लैट बोन होती है, ठीक है। ये जो पृष्ठ सरफेस, डॉर्सल सरफेस होती है, पृष्ठ सतह होती है, वहां पर किससे जुड़ती है, कशेरुकदंड से, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रल सरफेस अधर भाग पर किससे जुड़ती है, स्टर्नम से। और उन दोनों से जुड़कर क्या बनाते हैं, वक्षीय पिंजरा बनाते हैं, जिसमें कि फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। रिब्स की स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर होगी जिसमें एक तो होता है उसका वर्टिब्रल एंड होता है, और एक होता है स्टर्नल एंड। वर्टिब्रल एंड किससे जुड़ता है, वर्टिब्रल कॉलम से, कशेरुकदंड से। और स्टर्नल एंड किससे जुड़ेगा, स्टर्नम से जुड़ेगा। बीच वाला भाग होता है वो बॉडी कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए रिब्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, ये रे फॉल्स रिब्स को अगेन 2 पार्ट में, वर्टिब्रल क्वाड्रेंट रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। इसको हमने फॉल्स रिब्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वर्टिब्रो क्वाड्रेंट, और दूसरा कौन सा है, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स तो वर्टिब्रो क्वाड्रेंट कौन सा है, ट्रू रिब्स कौन सी होती है, जो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ती है, 7 जोड़ी। 3 जोड़ी कार्टिलेज के द्वारा स्टर्नम से जुड़ती है, और 2 जोड़ी फ्ली होती है। इन सबको मिला, इन पांचों को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। उनमें इन तीनों को जो कार्टिलेज से जुड़ी हुई है क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो क्वाड्रेंट रिब्स। और 2 जोड़ी जो फ्री फ्लोटिंग है, किस स्वतंत्र है, जुड़ती नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, फ्री फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर है आपको? तो आप बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम की। अब उसके सी पार्ट की बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम देखिए, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, इसको हम बोलते हैं कशेरुकदंड। वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड। तो अगर अपन डी पार्ट में देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड। वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड। तो वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो कहाँ पर होता है, बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर होता है, पृष्ठ भाग पर होता है, बॉडी की डॉर्सल सरफेस पे। अब इसमें फार्मूले की बात करें, इसमें नंबर ऑफ बोन की बात करें कितनी होती है, 26 होती है एडल्ट में, और एम्ब्रियो में बात करें 33 होती है। तो इसमें कौन कौन से बोन आते हैं इसके हम जिक्र कर लेते हैं। पहले इसमें जो बोन आती है वो होती है सर्वाइकल, दूसरा होता है थोरैसिक, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, और साथ में होता है कॉर्डल। ये उसकी बोन्स होती है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल। सर्वाइकल की बात करें तो एडल्ट में कितनी होती है उसके भी जिक्र कर लेंगे, और साथ में एम्ब्रियो
एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में कितनी होती है और एडल्ट में कितनी होती है, दोनों में। सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल होती है वो एडल्ट में भी 7 होती है और भ्रूण में भी 7 होती है। सर्वाइकल की ग्रीवा कशी होगा, सर्वाइकल जो गर्दन में होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। सब में सभी मेंबर्स में सर्वाइकल 7 होती है। ब्रैडीपस में जो होती है वो ज़्यादा होती है, ब्रैडीपस में उसमें ज़्यादा होती है, बाकी सब में 7 होती है। थोरेसिक की बात करें तो थोरेसिक जो होता है वो एडल्ट में कितनी होती है, 12 होती है, एम्ब्रियो में भी 12 होती है। लंबर की बात करें, लंबर जो होती है वो एडल्ट में 5 होती है और एम्ब्रियो में 5 होती है। सैक्रल की बात करें तो सैक्रल एडल्ट में 1 होती है, एम्ब्रियो में 5 होती है। कॉर्डल की बात करें एडल्ट में 1 और इसमें 4। अब काउंट कर लीजिए कितने होते हैं, देखिए कितने हुए, 12 और 7 19 और ये 24 25 26, तो कितना हुआ 26 होती है एडल्ट में। एम्ब्रियो में देखिए 12 और 7 19 और 19 और 5 24, 24 और 5 29, 30 31 32 33, तो एम्ब्रियो में कितनी होती है 33 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिकल फार्मूले की। वर्टिकल फार्मूले की वर्टिकल फार्मूला तो वर्टिकल फार्मूला जो होता है एडल्ट का क्या होता है, सर्वाइकल C7, थोरेसिक कितने होते हैं 12 और लंबाई कितना होता है 5, सैक्रल कितना है 1 और कॉर्डल कितना होता है 1। ये उसका हो गया वर्टिकल फार्मूला, C7 E12 L5 S1 और C1, ये उसका वर्टिकल फार्मूला हो गया एडल्ट का। किसका, एडल्ट का। तो ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वहाँ पर क्या रिब्स आकर जुड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो T1 है, अगर हम बात करें तो T1 जो होगा वर्टिकल कॉलम के स्ट्रक्चर की बात करिए, T1 हो गया, ये हो गया T2, अभी T12 तक होगा। और यहाँ पर ऊपर क्या है C1 है, ध्यान से समझते इस पॉइंट, ये C1 है और ये सॉरी C7, क्योंकि लास्ट खत्म हो जाएगा, C7 के बाद T1 आएगा। सर्वाइकल में कितनी होती है 7, ये C7 और ये T1 है और ये T2 ये T3 और ऐसे ऐसे कैसे हम बना देता हूँ, ये T12। ठीक है, अब यहाँ पर रिब्स आकर जुड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर रिब्स आकर जुड़ रही है, देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यहाँ पर रिब्स आकर जुड़ रही है, ये T12 हो गया। तो अब ये जो आर्टिकुलेशन होते हैं, ये जो रिब्स आकर जुड़ते हैं उसको बोलते हैं डेमिफिसेट। यहाँ पर रिब्स आकर जुड़ती है, डेमिफिसेट, क्या बोलते हैं डेमिफिसेट, उसको अपन क्या बोलते हैं डेमिफिसेट। तो ध्यान से समझना, डेमिफिसेट की बात करें तो C7 में कितने 2 डेमिफिसेट है, 2 इसके ऊपर वाले में रिब्स जुड़ रही है, तो C7 में कितने 2 डेमिफिसेट है C7 में, जिसमें से कौन सा जो फर्स्ट पेयर रिब्स है उसका लोअर पार्ट आके जुड़ रहा है, अपर पार्ट सॉरी, और उसी फर्स्ट पेयर रिब्स का लोअर पार्ट किससे जुड़ रहा है T1 से। तो C7 में कितने डेमिफिसेट है, यहाँ पर बात करें डेमिफिसेट की तो C7 में कितने होते हैं 2 होते हैं, C7 में 2 होते हैं। फिर T1 से लगाकर T1 से लगाकर T11 तक इसमें कितने होते हैं 4 होते हैं। देखिए T1 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर रिब्स जुड़ रही है, यहाँ पर रिब्स जुड़ रही है, यहाँ पर रिब्स जुड़ रही है, देखो ध्यान से समझना, ये रिब्स आकर इससे कनेक्ट हो गई, यहाँ पर दूसरी पैर में रिब्स है तो कनेक्ट होगी, यहाँ पर अगेन रिब्स आकर कनेक्ट होगी, यहाँ पर भी रिब्स आकर कनेक्ट होगी, यहाँ पर भी रिब्स आकर जुड़ रही है, यहाँ पर भी रिब्स आकर जुड़ रही है, और ऐसा करना कहाँ तक आकर जुड़ रही है T12 तक। तो T1 से लगाकर T11 तक कितने होंगे 4 डेमिफिसेट होंगे, लेकिन T12 हो गया, T12 में फिर से कितने डेमिफिसेट होंगे 2 डेमिफिसेट होंगे। डेमिफिसेट का मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पर आकर रिब्स जुड़ती है, वो जगह जहाँ पर आकर रिब्स जुड़ती है। तो कहाँ तक C7 में कितने डेमिफिसेट है 2 डेमिफिसेट है, T1 से लगाकर T11 तक कितने होते हैं 4 होते हैं, C7 में 2 होते हैं, T1 से T11 तक 4 होते हैं, और T12 में कितने आगे 2 डेमिफिसेट होते हैं। डेमिफिसेट का मतलब क्या होता है, रिब्स जहां पर आकर जुड़ती हैं उसको बोलते हैं डेमिफिसेट। क्लियर यहाँ तक बात आई, सब ये चीज समझ आई। अब बात करते हैं कर्वेचर। कर्वेचर कितने होते हैं, तो जो अपनी जो रीड थी उसमें आपने देखा वो ऐसी होती है, तो उसमें कर्वेचर होते हैं इस प्रकार,
इसको में जो शेप होता है उसको बोलते हैं कर्वेचर। तो कितने 4 कर्वेचर होते हैं, 4 कर्वेचर, 4 कर्वेचर इन वर्टिब्रल कॉलम बीसी। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कर्वेचर। पहला जो गर्दन में जो बुढ़ाव होता है, गर्दन में जो बुढ़ाव उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कर्वेचर, सर्वाइकल कर्वेचर जो गर्दन में होता है। दूसरा जो होता है वो होता है थोरैसिक कर्वेचर, जो कि धड़ भाग में होता है, थोरैसिक कर्वेचर। तीसरा जो है वो है लंबर कर्वेचर, सर्वाइकल थोरैसिकल लंबर, जो कि कमर में होता है। और चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं पैल्विक कर्वेचर, जो कि कौन से नीचे वाले भाग में होता है। पैल्विक कर्वेचर सर्वाइकल कहाँ पर होता है, गर्दन में, सर्वाइकल कर्वेचर गर्दन में। थोरैसिक कर्वेचर कहाँ होता है, धड़ में। लंबर कहाँ होता है, कमर में। और ये कहाँ होता है, श्रोणी भाग, श्रोणी भाग, इसको बोलते हैं पैल्विक कर्वेचर। तो कितने रीढ़ की हड्डी में कितने 4 कर्वेचर होते हैं, सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक कर्वेचर, लंबर कर्वेचर और पैल्विक कर्वेचर। खास बात ये चीज ध्यान रखना कि जो C7 है, यानी कि जो सातवीं कशेरुका है, C7 है वर्टिब्री, जो 7वीं वर्टिब्री है उसमें 7वीं जो कशेरुका उसमें कितने डेमिफिसेट है, 2 डेमिफिसेट है। क्योंकि वहां पर देखिए ये T1, जहाँ पर मैंने क्या लिखा T1, ये T1 से जुड़ रही है ना, लेकिन C7 से भी तो जुड़ रही है ना, ऊपर C7, तो C7 में कितने हैं, 2, लेकिन T1 में कितने हैं, 4 है, T2 में 4 है, T3 में 4 है, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 तक कितने 4 डेमिफिसेट है। लेकिन अगेन T12 में कितने हैं, 2 डेमिफिसेट है। T11 हो जाएगा, सॉरी 4 है, T11 अभी हम बना दें T12। T12 में कितने से 2 डेमिफिसेट, वो भी कौन से, अपर डेमिफिसेट। और C7 में भी 2 है, वो कौन से, लोअर डेमिफिसेट। ये भी याद रखना, C7 में कितने 2 डेमिफिसेट है, लेकिन दोनों कौन से, लोअर है। और T12 में कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो कौन से थे, अपर होते हैं। बाकी T1 से लेकर T11 तक कितने होते हैं, 4 डेमिफिसेट होते हैं। डेमिफिसेट इनकी वो संरचना जहां पर आकर रिब्स जुड़ती है उसको बोलते हैं डेमिफिसेट। क्लियर, ये था वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है, 26 होती है इसमें एडल्ट में, और बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। क्लियर। तो अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की एक वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, सर्वाइकल वर्टिब्री है उसमें जो फर्स्ट की वर्टिब्री होती है वो होती है एटलस, और सेकंड होती है एक्सिस। जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उनको अपन बोलते हैं एटलस एक्सिस। जो फर्स्ट वाली होती है उनको, फर्स्ट की जो 2 होती है वो। और अब बात करते हैं टिपिकल वर्टिब्री और एटिपिकल वर्टिब्री। 2 वर्टिब्री कैसे होती है, जो एटिपिकल होती है, बाकी सारी टिपिकल होती है। ठीक है, 2 वर्टिब्री एटिपिकल होती है, कौन कौन सी, एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस जो कि किसकी है, सर्वाइकल की है। सर्वाइकल की 2 वर्टिब्री है, सर्वाइकल की 2 वर्टिब्री है, कौन कौन सी, एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस ये दोनों कैसी होती है, एटिपिकल होती है, बाकी सारे वर्टिब्री टिपिकल होती है। समझ पा रहे हो, सर्वाइकल की ये दोनों किसका भाग है, सर्वाइकल की वर्टिब्री है। सर्वाइकल गर्दन में होती है। ठीक है, जिससे पहली कौन सी होती है, एटलस, दूसरी एक्सिस, फिर कौन सी, C3, C4, C5, C6, C7, वो सारी टिपिकल है। और फिर T1 से आकर T12 तक, और लंबर, सेक्टरल कॉर्डर सारी कैसी है, सारी कैसी होती है, टिपिकल वर्टिब्री है। और ये दोनों कैसी होती है, एटिपिकल होती है। और कॉर्डर वर्टिब्री की बात करेंगे, वेस्टिजियल होती है, अवशेषी है मनुष्य में। कैसी होती है, अवशेषी, जहाँ से पूंछ निकलती है बंदरों में। ये कॉर्डर वर्टिब्री कैसी होती है, अवशेषी होती है। एटलस और एक्सिस याद रखना, अल्फाबेट में T और X है, पहले कौन आता है, T। सिर्फ याद रखने के लिए, अगर पहले T आता है इसलिए एटलस, एटलस ऊपर वाली है और एक्सिस नीचे वाली है। अल्फाबेट में पहले T आता है तो एटलस ऊपर वाली है, एक्सिस नीचे वाली है। क्लियर, एटलस और एक्सिस। अब बात करेंगे अपन एक टिपिकल वर्टिब्री की स्ट्रक्चर, टिपिकल वर्टिब्री उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल वर्टिब्री। डेमिफिसेट की बात करें तो सर्वाइकल जो होता है उसमें कितने डेमिफिसेट होते हैं, सर्वाइकल की बात करें, सर्वाइकल में कितने, 2 डेमिफिसेट होते हैं C7 में। फिर T1 से लेकर T11 तक कितने डेमिफिसेट होते हैं,
4 डेफिसिट होते हैं। और अगेन T12 में कितने डेफिसिट होंगे? T12 की बात करें तो T12 में कितने डेफिसिट होंगे? 2 डेफिसिट। बाकी बीच वाले T1 से लगाकर T11 तक कितने डेफिसिट होते हैं? 4 डेफिसिट होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रेट। टिपिकल वर्टिब्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रेट। तो मनुष्य में जो वर्टिब्रा होते हैं, जो कशेरुक होती है, उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है, जो उनमें क्या प्रोवाइड करवाती है ताकि वो दो जो वर्टिब्रे होते हैं वो दूसरे पर रगड़ नहीं खाए। ठीक है, वो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब टिपिकल वर्टिब्रे के कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो मनुष्य जो होता है उसको वर्टिब्रे कौन से टाइप की होती है? तो एम्फीप्लेटाइन टाइप की, एम्फीप्लेटाइन टाइप की होती है। एम्फीप्लेटाइन टाइप। अब एम्फीप्लेटाइन टाइप की क्या किसको बोलते हैं? जिसमें क्या होता है, ये एम्फीप्लेटाइन टाइप में ये वर्टिब्रे होगी। अब इसमें ये डिस्क लगी होती है और ये दूसरी वर्टिब्रे होगी, उसमें भी ये डिस्क लगी होती है, यहाँ पर भी ये डिस्क होगी। तो इस प्रकार की जो वर्टिब्रे होते हैं उसको बोलते हैं एम्फीप्लेटाइन। और इसमें ये वाला जो भाग है वो कौन सा है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये क्या हो गया? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो किसका बना होता है? फाइब्रस कार्टिलेज का, फाइब्रस कार्टिलेज का। तो ये जो डिस्क होती है वो क्या करती है? इन दोनों कशेरुकों को, दोनों वर्टिब्रा को भिड़ने से बचाती है, उनको रगड़ खाने से बचाती है। तो ये वर्टिब्री हो गई अपनी वर्टिब्रा, और इसके बीच का जो डिस्क है उसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है। अब हम इस वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होती है? तो वर्टिब्रे जो उसका मेन पार्ट होता है जिसको सेंट्रम बोलते हैं, इसकी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रम। ये जो उसका मुख्य भाग होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रम। ये वर्टिब्रल कॉलम का वर्टिब्रल जो स्ट्रक्चर है उसका बॉडी होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रम। सेंट्रम जो होता है उसके ऊपर छेद होता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल फोरामेन, इसको बोलते हैं स्पाइनल फोरामेन। फिर यहाँ पर भी छेद होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। फिर इसके बाद यहाँ से प्रोसेस निकलते हैं दो, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। उन प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है दोनों साइड फैले हुए हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक आर्क लगा होगा इसको बोलते न्यूरल आर्क, और इसके ऊपर स्पाइन लगा होता है न्यूरल स्पाइन। ये होते हैं टिपिकल वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो जाइगोफाइसिस लगे होते हैं जो कि आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं, एंड दो जाइगोफाइसिस यहाँ पर लगे होते हैं वो भी आर्टिकुलेशन में जॉइंट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये टिपिकल वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन जो कि हमेशा बाहर की तरफ होता है और नीचे की तरफ झुका होता है, बाहर की तरफ और नीचे की तरफ झुका होता है। ठीक है, इसी तरह हम प्रेशर करके दबाते हैं अपन, अगर रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर करके ऐसे अंगूठा फिराएंगे अपन तो बिल्कुल सरक जाएगा, लेकिन अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो ऐसे 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 होके जाएगा, यानी कि वो टकराते हुए जाएगा अंगूठा, क्योंकि इसकी वजह से न्यूरल स्पाइन की वजह से। ये जो होता है उसको बोलते हैं न्यूरल आर्क। ये जो होता है वो होता है न्यूरल आर्क, न्यूरल आर्क। अब न्यूरल आर्क का ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं प्री जाइगोफाइसिस। प्री जाइगोफाइसिस।
प्री जाइगोपोफाइसिस बोलते हैं इसको, जो कि आर्टिकुलेशन में, सुपीरियर आर्टिकुलेशन में किसमें हेल्प करेगा, सुपीरियर आर्टिकुलेशन, सुपीरियर आर्टिकुलेशन। यहाँ पर फसली का ऊपरी भाग आकर जोड़ने में मदद करता है, सुपीरियर आर्टिकुलेशन। ये जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट जाइगोफाइसिस, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, जाइगोपोफाइसिस जो क्या करता है, इंफीरियर आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, इंफीरियर आर्टिकुलेशन। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं स्पाइनल फोरामेन, स्पाइनल फोरामेन, स्पाइनल फोरामेन। अभी जो स्पाइनल फोरामेन होते हैं वो परस्पर जुड़ते हैं, वर्टिब्रे सब एक के ऊपर एक रखी हुई है। ये स्पाइनल जो ये जो भाग है न्यूरल स्पाइनल बाहर निकला हुआ है और सारी वर्टिब्रे जुड़ी हुई है, ये सारे छेद आपस में मिल रही है। और स्पाइनल फोरामेन में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड इसमें सेफ रहता है, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड इसमें सेफ रहता है। ये जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो बाहर की तरफ निकला होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्लियर। और ये जो भाग है वो सेंट्रम होता है, सेंट्रम, जो कि वर्टिब्रे की बॉडी को इसको अपन बोलते हैं। और ये होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन दो वर्टिब्रल के बीच का छेद, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन दो वर्टिब्रल के बीच में होता है। तो ये टिपिकल वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें बीच में सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको सेंट्रम बोलते हैं। सेंट्रम जो होता है उसके दोनों तरफ जो प्रोसेस की होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स के प्रोसेस के ऊपर एक चार्ट जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं न्यूरल आर्क, और उससे एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं न्यूरल स्पाइन। न्यूरल आर्क में दो जाइगोफाइट्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्री जाइगोफाइट्स, जो कि वहाँ पर क्या होती है, रिब्स आकर जुड़ती है, सुपीरियर आर्टिकुलेशन बनाती है, ऊपर वाला संधि बनाती है। जो ट्रांसफर प्रोसेस है वहाँ पर जो जाइगोफाइट्स होते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट जाइगोफाइट्स, जो क्या बनाते हैं, इंफीरियर आर्टिकुलेशन, नीचे वाली संधि का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। ये था टिपिकल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर। इसके बाद एटिपिकल वर्टिब्रे कौन है, एटलस एंड एक्सल, वो होती है एटिपिकल वर्टिब्रे जिसकी स्ट्रक्चर इनसे थोड़ी अलग होती है। बाकी ये जो टिपिकल वर्टिब्रे स्ट्रक्चर है वो किनकी है, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो टिपिकल वर्टिब्रे कौन सी होती है, C3-2 कॉर्डल, यानी कि सर्वाइकल तीसरे से लेकर कॉर्डल तक सब वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। लेकिन C1 और C2 यानी कि एटलस और एक्सल उनकी स्ट्रक्चर दूसरे से अलग होती है क्योंकि वो होती है एटिपिकल वर्टिब्रे। क्लियर। तो आज की हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम आती है। क्लियर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे कल की क्लास।